साथ हैं मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक जगदीश द्विवेदी जी। बहुत स्वागत है। जबलपुर से विनय सक्सेना जी हैं, कांग्रेस के विधायक, सीनियर लीडर। नमस्कार। और रीवा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के युवा विधायक, बीजेपी के युवा विधायक केपी त्रिपाठी साहब। बहुत स्वागत करता हूं उनका भी। जगदीश जी, पहली टिप्पणी आपकी लेकर हम आगे बढ़ते हैं। क्या कमलनाथ पर ये जो डबल अटैक, सिंधिया जी अलग अटैक कर रहे हैं, शिवराज जी अलग अटैक कर रहे हैं, क्या लगता है आपको ये रणनीति कारगर होगी? जी। शरद जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि इस उपचुनाव की 28 सीटों में चेहरा सिर्फ कांग्रेस के कमलनाथ ही हैं। सरकार उन्हीं की आपने गिराई थी, तो निश्चित रूप से केंद्र में भी वही रहेंगे इसमें। और सिंधिया जी और शिवराज जी दोनों ये जानते हैं कि अगर वो कमलनाथ पर अटैक नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बात उन नेताओं के मन में है कि सरकार गिराने को लेकर टिकाऊ बनाम बिकाऊ का जो नारा कांग्रेस ने फेंका है, गद्दार बनाम खुददार का नारा जो राजनीतिक परिदृश्य पे गूंज रहा है, कर्ज माफी बनाम वादा खिलाफी का जो नारा मार्केट में है, इन सारी चीजों को अगर निस्तेज करना है, क्योंकि जनता के मन में कई बातें गहरे तक जब बैठ जाती हैं तो उन्हें निकालने के लिए फिर व्यक्ति पर हमले बोलने पड़ते हैं। तो जनता के मन में कुछ बातें ऐसी हैं कि कोई चीजों का अगर मान लो किसी बात को लेके भ्रमजाल है या कोई बातें बैठी हैं, तो उस पर केवल और केवल वो कमलनाथ के हमले से ही बीजेपी ऊपर आ सकती है। ये बिल्कुल तय है। इस रणनीति को शिवराज जी बहुत मजे हुए राजनेता हैं, वो समझते हैं। और वो ये भी समझते हैं कि ये चुनाव कांग्रेस इन 28 सीटों पर, शरद जी, ये पहली बार हो रहा है कि सिर्फ कमलनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। और अगर की मैं कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस ठीक ठाक सीटें लेके आती है तो सेहरा भी सिर्फ कमलनाथ और कमलनाथ के सिर पे बंधेगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि ये चुनाव चूंकि सत्ता की लड़ाई का चुनाव है, लेकिन जगदीश जी, कमलनाथ जी के अलावा ना कोई चेहरा है ना कोई सर है जिसको पहचाना जा सके या जिसके सर पर सेहरा भी बांधा जा सके। तो जैसा आपने कहा कि मैं ही मैं हूं, मुझको देखोगे जहां तक, इसीलिए चेहरा ही वही है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है। आखिर कौन हो सकता है कांग्रेस में? मैं ये कह रहा हूं ना कि दूसरा कोई है ही नहीं, सिर्फ कमलनाथ ही हैं। इसीलिए जब बीजेपी टारगेट करेगी किसको, क्योंकि दिग्विजय सिंह को टारगेट करना अब उसकी प्राथमिकता में नहीं रहा, क्योंकि उसका मानना है कि दिग्विजय सिंह अब सेकंड, मतलब दिग्विजय सिंह अब वो चेहरे नहीं रहे जैसे पिछले चुनाव में 2 नेताओं को टारगेट किया था। और दिग्विजय सिंह अभी वैसे सक्रिय भी नहीं है। तीसरी चीज, ये चुनाव चूंकि सत्ता की लड़ाई का, जो मैं कह रहा हूं आपसे, सरकार बनाने वर्सेस सरकार बचाने का चुनाव है। तो इस चुनाव में सबसे बड़ी चीज ये होनी है कि जो आपने सबसे पहले कहा कि जो आपकी पहली घोषणा थी, 100% शरद जी सहमत हूं। ये चुनाव बहुत भीषण रण है, बेहद भीषण। इसमें आप देखेंगे मध्य प्रदेश की जो राजनीति का हिस्सा कभी नहीं रहा, नैतिकता के सारे तटबंध आपको टूटते दिखाई देंगे। शब्दों की मर्यादाएं तार तार होती जो है इस देश और प्रदेश की और देश की जनता देखेगी। क्योंकि एक तरफ जब तक चूंकि अब संक्षेप में कुछ भी नहीं रहा है, आऊंगा दूसरे राउंड पर आपकी तरफ। सरकार कैसे बनी, सरकार कैसे बनी रहे या सरकार कैसे बची रहे। ये आपकी इस बात से हम सहमत हैं, क्योंकि नैतिकता रूपी जो द्रौपदी है, कुरुक्षेत्र जब भी हुआ है संसार में, जब एक ही परिवार के लोग आमने सामने होते हैं, तो पहली नैतिकता का तो खंडन और उसका विग्रह तभी होता है जब एक ही परिवार, एक ही कुनबा आमने सामने हो जाता है। परिस्थितियां जैसी भी हों, जैसा कुरुक्षेत्र में था कि द्रौपदी को भरी सभा में चीरहरण के लिए ले जाया गया और बैठे सामने वही लोग थे जिनके सामने द्रौपदी का मान सम्मान अद्भुत था। तो ये घटनाक्रम बिल्कुल, लेकिन ये बहुत चिंतनीय भी है। विनय जी, किस तरह आप देखते हैं? कमलनाथ पर निशाना है और निशाने के लायक भी वही है, और जिसको कहना चाहिए कि कांग्रेस का एकमात्र चेहरा भी वही है, और ये चुनाव भी उन्होंने ही तन मन धन तमाम आत्मिक शक्ति और टीम की ताकत के साथ उन्होंने लड़ा है। किस तरह देखते हैं आप बीजेपी के हमले को? सिर्फ कमलनाथ, सिर्फ कमलनाथ, सिर्फ कमलनाथ। और मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन के साथ मैं कहना चाहता हूं शरद जी, आदरणीय जगदीश भाई साहब और त्रिपाठी जी को भी, कि चूंकि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व, चूंकि एक साफ सुथरा चेहरा सामने है कमलनाथ जी का, और पूरे मध्य प्रदेश की जनता को उनके प्रति सहानुभूति भी है, तो ना सिर्फ शाब्दिक हमला हो रहा है बल्कि हिंसक हमले भी उनके ऊपर कराए जा रहे हैं, जो अनूपपुर की घटना सामने है। और ये शिवराज सिंह जी आज जब जो कमलनाथ जी के लिए कह रहे हैं, पिछले अपने 15 महीने की जब सरकार कांग्रेस की बनी थी उसके पहले यही बातें वो ज्योतिराज सिंधिया के लिए कहते थे कि गद्दार कौन है, लक्ष्मीबाई जी को धोखा किसने दिया, इनके परिवार के ऊपर हमला करते थे शिवराज सिंह जी। वही ज्योतिराज सिंधिया हैं
जो पहले शिवराज जी के बारे में जितने वीडियो पुराने हैं, वो जितना नीचे स्तर पे जाके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बोलते थे, कमलनाथ जी की जो शैली रही है, शुरू से साफ सुथरी बात करने की आदत रही है, उनकी साफ सुथरी काम करने की शैली रही है। आरोप कितने भी लगा लें, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता समझ गई कि हताशा, पराभव और पराजय ये तीनों भारतीय जनता पार्टी को दिख रही। उनको समझ में आ रहा है कि इस समय और क्या करें। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की हालात भारतीय जनता पार्टी में है। आज ही सुबह, आज ही आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जब ग्वालियर पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी और माधवराव ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के समर्थकों में झगड़ा हुआ। आज ही सावेर में आप देखिए 50 लाख रुपए पकड़े गए। मतलब पैसे के बाहुबल के आधार पर जो सरकार अगर आपने गिराई है, तो चरित्र कैसा आपका है ये पूरे मध्य प्रदेश की जनता देख चुकी है। और इस समय जो हालात हैं, हताशा का जो हालात है, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, 15 साल पहले भी रहे। क्या उनसे प्रदेश की जनता के सामने जब वो बातें करते हैं तो क्या ये भाषा उनके लिए शोभा देती? मैं कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में शांति का टापू रहा है। मध्य प्रदेश में हिंसा भी पहले कभी देखने नहीं मिली, लेकिन जिस ढंग से हमले हो रहे हैं, माननीय कमलनाथ जी आज पांडव की भूमिका में है और इस क्षेत्र में जो इकट्ठे होकर उन पे हमला कर रहे हैं सियारो जैसे, ये जो हालात हैं, ये मैं कहना चाहता हूं कि ये जो हालात हैं, कौरवों की सेना एक तरफ है, पांडवों की एक तरफ है, कमलनाथ जी अकेले जरूर है, लेकिन मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता उनके साथ खड़ी है और ये आने वाला भविष्य बताएगा। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को अभी भी कि अगर आपकी जिम्मेदारी है, चूंकि सत्ता में आप हैं, अगर आप में थोड़ी भी नैतिकता है, चारित्रिक है, तो आपको और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को संयम बरतना चाहिए। माननीय कमलनाथ जी की तरफ से कभी कोई ऐसी असंयमित बात, असंसदीय बात नहीं होती, ये आप सब जानते हैं। बड़े साफ सुथरे, एक साफ सुथरी छवि का आदमी जब सामने होता है तो उसके ऊपर गंदगी फेंकने का काम जो होता है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और दिख भी रहा है प्रदेश की जनता को। ये मैं कहना भी चाहता हूँ इस पर। विनय जी बिल्कुल, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी पार्टी की तरफ से भी हुई हैं और मैं ये नहीं कहूँगा कि ब्लेम गेम में जाने का ये वक्त है, बीजेपी की तरफ से भी बराबर हुई हैं और ये दोनों ही पार्टियों की तरफ से रुकना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसी शब्दावली ना हो जो दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं को भी उकसाए और नेताओं को भी एक दूसरे के खिलाफ कहीं ना कहीं एक विद्वेष भाव से भरे। त्रिपाठी साहब क्या कहेंगे? आपने दोनों मेहमानों की प्रतिक्रिया सुनी, जगदीश जी की भी और विनय जी की भी, क्या कहेंगे? जी, जहाँ तक सवाल है, विनय जी ने कहा और सभी की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ये बातें की जा रही हैं। शुरुआत कांग्रेस ने करी है। सिंधिया जी को गद्दार जैसा शब्द और शिवराज जी के बारे में कितनी अनर्गल बातें, और शिवराज जी को कमलनाथ जी ने यहाँ तक नालायक तक कह दिया, पराकाष्ठा कर दी है अब शब्दों की कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने। और जहाँ तक कमलनाथ जी के ऊपर हमले का सवाल है, पिछले 2 से 2.5 साल का परिदृश्य जरा कांग्रेस पार्टी का देखें। कमलनाथ जी स्वयं में इतना अपने आप का सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने एक एक करके कांग्रेस के बड़े नेताओं को ठिकाने लगाने का काम किया है। सिंधिया जी को ठिकाने लगाया, अब वो दिग्विजय सिंह जी को ठिकाने लगा रहे हैं। और पूरा यही बस नहीं, राजनीति में कांग्रेस के बड़े नेताओं बस को ठिकाने नहीं लगाया। मध्य प्रदेश का पैसा जो भी था, जो वो रोते रहते थे कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, जितना भी बजट होता था सारा बजट ले जाके अकेले छिंदवाड़ा को सुरक्षित करने में लगा देते थे कि मेरे बेटे का लोकसभा क्षेत्र और मेरी विधानसभा क्षेत्र बचा रहे। और फिर आप तत्काल में देखिए वर्तमान में परिस्थितियां कैसी बनी कि वो मुख्यमंत्री पद से हटे। उन्होंने किसानों के साथ धोखा किया, गरीबों के साथ किया, नौजवानों के साथ किया, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के साथ जो वचन किया था उन्होंने पूरा छल फरेब झूठ के साथ वो 15 महीने की सरकार चलाई। आप वो सब जानते हैं, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। फिर जरा आप पिछले जो देखिए कि कांग्रेस के 3 महत्वपूर्ण पद, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद भी पूरे अपने पास रख लिए। तो ऐसी परिस्थिति हो गई है कांग्रेस में कि कमलनाथ जी खुद कांग्रेस के अंदर सबको ठिकाने लगाने में लगे हुए हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ही कांग्रेस हूं और कांग्रेसी मैं हूं। इसलिए जो भी परिस्थितियां पिछले 15 महीनों में मध्य प्रदेश की जनता के साथ हुई हैं, जो अवैध रेत का कारोबार हुआ, ट्रांसफर उद्योग के रूप में ट्रांसफर उद्योग स्थापित हुआ, इस तरह से
तो जो ये काम किए हैं वो कमलनाथ जी ने किए हैं पिछले 15 महीनों में, और जो उन्होंने ठिकाने लगाए, जैसे सिंधिया जी ग्वालियर चंबल के सारे नेता बताते हैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़ने को मजबूर हुए, वो क्यों हुए? क्योंकि वो रोना रोते रहते थे कि मेरे पास बजट नहीं है, चलो चलो चलो, और चलो चलो कहते कहते सब चले गए। तो अब निश्चित रूप से कमलनाथ जी को अपने कर्मों का हिसाब तो देना ही होगा। मध्य प्रदेश की ये सिर्फ डबल अटैक नहीं है आपकी भाषा में, ये मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता का अटैक है उनके ऊपर, और ये अटैक कमलनाथ जी को और कांग्रेस को झेलना होगा, और आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। ठिकाने लगाने की जहां तक बात है तो कांग्रेस में ये तो सही परंपरा है कि वहां अगर किसी को ठिकाने लगाया जाता है तो ऐलानिया जंग करके ठिकाने लगाया जाता है, लेकिन ठिकाने लगाने की राजनीति किसी राजनीतिक दल में नहीं है, इससे मैं सहमत हूं। आपके यहाँ भी ठिकाने लगाया जाता है, लेकिन इतने करीने से और सलीके से ठिकाने लगाया जाता है कि ठिकाने लग जाने के बाद भी ठिकाने पर पहुंच जाने वाले व्यक्ति को समझ नहीं आता कि उसको ठिकाने तक ले कैसे जाया गया। जगदीश जी, दोनों ही पार्टियों की राजनीतिक शैली में भिन्नता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश के अंदर कितने नेता हैं आप जरा देख लीजिए। शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह जी तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, नरोत्तम जी, भूपेन्द्र सिंह जी, कितने बड़े बड़े। मुझे ये बताइए कि आपके यहाँ जो नेता आप झंडा लेकर उन लोगों का चल रहे हैं जो पिछले चुनाव में उनके प्रतिद्वंदी थे, अब इसको मैं ठिकाने लगाना शब्द नहीं कहूंगा, लेकिन ये भी बड़ी जबरदस्त बात है कि आज उनकी मजबूरी है कि वो उन्हीं का झंडा लेकर चलें जिनके साथ कभी उन्होंने चुनावी जंग में दो हाथ किए। ये राजनीति है, राजनीति में ये चलता है, ये कभी पीछे नहीं हटा। जी, वो 25 पूर्व विधायक ठिकाने लग गए। जी नहीं, आप वो ठिकाने लगाना उसको थोड़ा सा आप अलग रखिए। जगदीश जी, मैं ये जानना चाहूंगा, मेरा कहना यह है कि ठिकाने। जी बोलिए जगदीश जी, बोलिए। जी मेरा कहना यह है, जो आपका पहले आप अपनी बात करें, मैं कह रहा हूं कि निश्चित रूप से आपने जो कहा कि बीजेपी और कांग्रेस में अंतर है, लेकिन जहां तक राजनीति है, राजनीति नेताओं पे चलती है। राजनीति जो है, राजनीति के अपने निहितार्थ होते हैं, उन पे चलती है। राजनीति सत्ता के समीकरणों को साधने पर चला करती है। यही तो वजह है कि आप देखिए ना कि सर, मेरा एक सवाल था जो मैं आपकी तरफ लेकर आ रहा था। जी बिल्कुल ठीक है, मेरा सवाल ये था कि कमलनाथ पर हमला बोलने की ये जो रणनीति है, कमलनाथ पर जो हमला बोलने की रणनीति, क्या ये डिविडेंड देगी, फायदा देगी बीजेपी को? जी निश्चित रूप से बीजेपी अगर ये नहीं करेगी, फायदा या नुकसान ये तो तय करेगा उपचुनाव शरद जी। लेकिन अगर बीजेपी ये नहीं करेगी तो बीजेपी करेगी क्या? मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अब लोग माने या ना माने, खुददार बनाम गद्दार का नारा लोगों के जहन में रहेगा, कर्ज माफी बनाम वादा खिलाफी का नारा लोगों के जहन में रहेगा, टिकाऊ बनाम बिकाऊ का नारा लोगों के जहन में रहेगा, और भ्रष्टाचार बनाम शिष्टाचार का नारा लोगों के जहन में रहेगा। यही वो मुद्दे हैं जो उपचुनाव में असर करेंगे, और आप देखेंगे कि इन चुनावों में कोई मुद्दा और नहीं आना है। विकास को हाशिए पे जाते आप अभी 10-12 दिनों में ही देख लेना, और इन्हीं मुद्दों पे चुनाव आएगा। सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियो वायरल होंगे जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और ये चुनाव मैं आपसे पहले भी कह रहा हूं, जैसे चूंकि जब सरकार बचाने और सरकार बनाने का खेल हो, चूंकि स्थितियां बहुत साफ हैं, और अगर शब्द कर रहा हूं, चूंकि बीजेपी के पिछले बार एक नेता इस पर नाराज हो गए थे, संभावनाओं पे दुनिया चलती है कि अगर कांग्रेस कंफर्टेबल थोड़ी सी भी सीटें लेके आ गई तो बीजेपी ये जानती है कि सरकार वो भले ही ना बना पाए, लेकिन कहीं ना कहीं नैतिक रूप से वो कमजोर होगी सत्ता की राजनीति में। यही वजह है कि उसे पता है कि कमलनाथ के इर्द गिर्द पूरा चुनाव घूम रहा है, इसलिए वो कमलनाथ को सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ को टारगेट करेगी, और निश्चित रूप से उस राजनीतिक रणनीति भी उसकी यही होना चाहिए। इसके अलावा उसके पास कोई विकल्प भी नहीं है शरद जी। उसका कारण है चूंकि उसने जो प्रत्याशी अपने दिए हैं उनमें से अधिकांश आयाते थे, वो आयाते थे जिन्हें बीजेपी कैडरवेस बीजेपी की नहीं है, और किन्हीं शर्तों के साथ, किन्हीं अनुबंधों के तहत उन्हें टिकट देना पड़ा है। जी ये भी एक बड़ी बात है, लेकिन मध्य प्रदेश का चरित्र 2 दलों की राजनीति का रहा है, और ईश्वर ना करे जैसा हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सोशल मीडिया पर उम्मीदवारी निकाल रही है, बहुजन समाज पार्टी 28 के 28 सीटों पर खम ठोक रही है। कल पता चला कि दक्षिण के कुछ राजनीतिक दलों ने भी कहा कि भैया मध्य प्रदेश में वैक्यूम बन रहा है, तीसरे दल के लिए जगह बन रही है।
बीजेपी कांग्रेस की इस लड़ाई में हमारा फायदा हो जाएगा, चलो मध्य प्रदेश, ऐसा मध्य प्रदेश नहीं बनाना है। मध्य प्रदेश को 2 दलों तक ही रखिए, क्योंकि दलों की दलदल जो है किसी भी प्रदेश के लिए बड़ी चुनौती पैदा करती है, कठिनाई पैदा करती है। विनय जी, कम समय मेरे पास, त्रिपाठी जी की भी छोटी प्रतिक्रिया लूंगा। शरद जी एक चीज और, सर कम वक्त है, आप अपने मित्रों का समय ले लेंगे। जी जी, चुनाव परिणाम तो आने दीजिए, चुनाव परिणाम तो आने दीजिए, नई चीजें आपको दिखेंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं सहमत। जी विनय जी जी जी। मैं आदरणीय शरद जी सर बहुत छोटी मोटी 2-3 बातें बोली ठिकाने विकाने की। तो मध्य प्रदेश ने हिंदुस्तान की राजनीति में जब से मोदी जी आए हैं, आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी को, यशवंत सिन्हा को और उमा भारती को जैसे ठिकाने लगाया गया, तो ये पूरा हिंदुस्तान देखता। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, अभी तक ये आरोप लगते थे कांग्रेस पे कि कांग्रेस में बहुत सारे नेता हैं, कांग्रेस में बहुत सारे गुट हैं। तो मैं अब ये कहना चाहता हूँ, अगर माननीय कमलनाथ जी के अकेले नाम पे कांग्रेस चुनाव अगर लड़ रही है, तो भी पेट में दर्द क्यों है भाजपा को? अगर दर्द है तो जनता की सेवा करो, तो अपने आप मेवा मिलेगा। और आपने तो वैसे ही गद्दारों को 22 ले गए हमारी पार्टी से, तो अब उनको गद्दार नहीं बोले तो क्या बोले? खुददार बोले। अरे जिस पार्टी में और जिस ज्योतिराज सिंधिया को ये कहते हैं, जिन्होंने कहा कि ग्वालियर का चंबल का विकास नहीं हुआ, लेकिन ज्योतिराज सिंधिया जी का विकास तो हुआ। जितने जमीन के सौदे वो चाहते थे, जितनी जमीन के कागजों में हेरा फेरी करना वो चाहते थे, वो तो उन्होंने उसी कम समय में कर ली। लेकिन चंबल का विकास करने की बजाय वो व्यक्तिगत विकास में लगे रहे। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वो सच्चाई सामने लाना चाहिए, लेकिन इस चुनाव में वो सच्चाई सामने आ चुकी है और आ जाएगी। त्रिपाठी, लेकिन मैं खुद ग्वालियर में हूं, जितना आक्रोश है इन गद्दारों के प्रति, 16 के 16 सीटें मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपको यहाँ की ग्वालियर की जनता जो है, मैं नहीं कह रहा हूं, त्रिपाठी जी कमलनाथ जी ठिकाने के शब्द यूज किए, मुझे अच्छे नहीं लगते शब्द। और शरद जी, आप बहुत संयम की भाषा का उपयोग करते हो। मैं आपके साथ जब भी बैठा हूं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं कोई भी ऐसी शब्दावली प्रयोग नहीं करूं। लेकिन कमलनाथ जी जितने साफ सुथरे राजनीतिक नेता हैं, उनके बारे में इस तरह की शब्दावली मैं बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। मुझे अच्छा नहीं लगता ये। त्रिपाठी जी, आपकी उम्र, मेरी उम्र और हमारे जो नेता हैं, आदरणीय कमलनाथ जी हो चाहे शिवराज सिंह जी हो, इनकी उम्र और इनका अनुभव हम लोग से बहुत ज्यादा है। इनके बारे में कोई भी शब्द कहने के पहले एक बार अपने आप को सोचना चाहिए। सीनियर लीडर्स, मैं सहमत हूं आपकी बात से। सीनियर लीडर्स का सम्मान और लिहाज होना चाहिए, चाहे वो शिवराज जी हो चाहे वो कमलनाथ जी हो, कोई भी हो। किसी के लिए कुछ नहीं कहा है जी। मैंने एक उपमा देने का काम किया है। एक ठिकाने शब्द को वहां पर किसी के लिए मैंने नहीं कहा है, किसी कमलनाथ जी को नहीं कहा है, मैंने एक संदर्भ में वो बात कही है। पहली बात। दूसरी बात, जहां आपने कहा दिग्विजय सिंह जी को लगा दिया, पेट में दर्द जी को लगा दिया, सबको बोला आपने। पार्टी के पेट में किसको छोड़ा आपने? किसको नहीं बोला? सबको बोला आपने। भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द है। सबका नाम लिया। पेट में दर्द इसलिए है कि 15 महीने कमलनाथ जी रहे। 15 महीनों में मात्र 4000 करोड़ रुपए किसानों के लिए रखा, जबकि 5 महीनों में शिवराज सिंह चौहान जी ने विभिन्न माध्यमों से 22,000 करोड़ रुपए तक किसानों को देने का काम किया। आप तो विधायक चाहे हो, वो आपने तो संबल विधानसभा योजना में की सुना है राशि हो, डिबेट। चाहे कन्यादान विवाह सहायता योजना की राशि हो। अभी विधानसभा में जवाब आया। अच्छा, त्रिपाठी आपने जी, अपनी बात अभी कह ली। जवाब आया विधानसभा में। विनय जी, विधानसभा में आपकी सरकार ने कहा कि किसानों को कर्ज माफी हुई है कांग्रेस के शासनकाल में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, विधानसभा झूठा बोला गया। कमलनाथ, भारतीय जनता पार्टी ने गलत असत्य बोला। विधानसभा में झूठ बोला गया। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मैं त्रिपाठी जी, भाजपा की सरकार का जो शिवराज सिंह जी का जवाब है, विधानसभा में जवाब क्या है बताइए। हर वर्ग के लिए जिस तरह से खजाना खोलने का काम किया है, और जो कमलनाथ जी रोया करते थे कि हमारा मध्य प्रदेश का सरकार का खजाना खाली है, विधानसभा में जवाब क्या दिया ये भी बताइए। मुख्यमंत्री रहते कभी नहीं लगा, जरा आप समीक्षा कर लीजिएगा, कभी नहीं लगा कि शिवराज सिंह रो रहे हो कि मध्य प्रदेश का खजाना खाली है। आप तो विधायक हो ना, बन गए आप, रिकॉर्ड उठा लो, कितने हजार करोड़ हर महीने लोन लिया जा रहा है। 7.5 करोड़ की जनता के लिए हर महीने लोन चलिए ले रहे हो। चलिए अगर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत धन्यवाद केपी त्रिपाठी साहब, बहुत धन्यवाद विनय सक्सेना साहब, और बहुत धन्यवाद जगदीश जी आपका। और